नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। रविवार को संसद में पेश होगा आम बजट 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश करेंगी बजट। हर वर्ग के लोगों को बजट से बड़ी उम्मीद। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी। भारत अरब सहयोग मंच के लिए 2026 से 28 के लिए एक व्यापक कार्यकारी कार्यक्रम के रोड मैप को मिली मंजूरी। आपसी सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पंजाब का दौरा। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के पावन अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट को देंगे नया नाम। लुधियाना में हलवाड़ा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, तुष्टीकरण और घुसपैठ को संरक्षण देने वाली टीएमसी की इस बार वापसी मुश्किल। मां माटी मानुष को बताया राज्य में असुरक्षित। ईशान किशन की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने तिरुवनंतपुरम टी20 में न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार यानी 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट में इनकम टैक्स, किसान, शिक्षा, डिफेंस और रेलवे से जुड़े बड़े ऐलान होंगे। आम जनता से लेकर किसान, उद्योगपति तक सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर की निगाहें रविवार को पेश होने वाले आम बजट 2026 पर टिकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जो इस बजट में देखने को मिलेंगे। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ होगा। तो ऐसे चीजों को हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही है। अगला बजट भी जनहित में बेहतरीन होगा। बजट जो आता है वो आगे की क्या संभावनाएं रहती है उस पे ज्यादा आधारित रहता है। और विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सोच है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, इस दिशा में बजट में बहुत सी चीजें आपको मिलेगी। कल इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। इस साल के बजट से देश भर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, उद्योगपतियों और किसानों को भी बजट 2026 से काफी उम्मीदें हैं। गुजरात के उद्योगपतियों ने विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत कदम उठाने की मांग की है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद है इस बजट से कि जो आज तक जो योजनाएं सरकार ने मतलब यहाँ पे उनके लिए आप डिक्लेयर की थी, लेकिन वो योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचती नहीं है और उनको पता भी नहीं रहता है। तो वो योजनाएं जो सरकार ने जारी किए उसका पूरा बेनिफिट स्मॉल स्केल को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसानों को उम्मीद है कि बजट में सरकार कृषि को उद्योग से जोड़ने की दिशा में अहम पहल करेगी। मंडियों को जो ये कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है, इनसे कैसे राहत दी जा सकती है, व्यापार को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। जो ज़्यादा भाव में गन्ना खरीद रहे हैं तो सरकार को ये ऐसा प्रोत्साहन जो है ना राशि किसानों को खाते में जो है ना चीनी मिल की तरफ से डलवाए ताकि कंपनसेट हो। किसान कौम को उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे खाद है, बीज है और जो है दूसरी तमाम चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रैक्टर हैं, उनके संबंधी यंत्र हैं, उनमें हमको प्रॉपर सब्सिडी भारत सरकार की ओर से मिले। कुल मिलाकर बजट 2026 से देश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में हर वर्ग को 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय बजट 2026 से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा बैठक की।
बैठक में बजट तैयारियों, मौजूदा आर्थिक हालात और विभिन्न क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अलग अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों और सुझावों को प्रस्तुत किया। दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उद्योगपति सत्येंद्र कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से बजट को सर्वहितकारी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योग को लाभ, कर्मचारियों को इनकम टैक्स में राहत और श्रमिकों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। होम लोन जो अभी उसमें थोड़ा सा रिड्यूस करनी चाहिए और एक घर, हर आदमी का घर का सपना होता है, तो उसमें आई थिंक हमारे समझ से अगर थोड़ा रिड्यूस अगर लोन हो तो वो बेनिफिशरी होगा सब एम्प्लॉय के लिए और मीडियम वर्ग के लिए। मिनिमम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आई थिंक हमारे समझ से 75,000 है, उसको जो है इंक्रीज करके 1 लाख अगर कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी राहत जो है मिनिमम वर्ग के लोगों को एम्प्लॉय को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता आज सवालों के घेरे में है। घुसपैठ और एसआईआर के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर ममता सरकार कटघरे में है। कोलकाता के वाव मोमो गोदाम अग्निकांड से लेकर शीतलकुची पुल हादसे तक लापरवाही और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर लगातार लीपापोती का आरोप लगा रही है, तो वहीं हालिया हिंसा के मामलों में एनआईए की एंट्री ने सियासत को और गरमा दिया है। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दों पर घिरी ममता सरकार अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कोलकाता के वाव मोमो गोदाम अग्निकांड को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। गोदाम में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी और ममता सरकार द्वारा पूरे मामले में लापरवाही और लीपापोती का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि अग्निकांड में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन ममता बनर्जी कार्रवाई करने के बजाय गोदाम के सीईओ को लेकर विदेश यात्रा पर हैं। फोटो है जहाँ पे आप एरो भी देख रहे हैं, ये वाव मोमो की सीईओ है सागर दरियानी। ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे है, विदेश प्रवास पे है, घूम रहे हैं। इनका ही है वाव मोमो। वाव मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है, दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। कूच बिहार के शीतलकुची ब्लॉक में देवनाथ पारा इलाके में एक पुल गिरने को लेकर भी बीजेपी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर हमला बोला। भाजपा का आरोप है कि ममता राज में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है और इस वक्त सभी पुल हाईवे 2 हेल बन गए हैं। वहीं टीएमसी भाजपा के आरोपों पर अपना बचाव करती नजर आई। ममता बनर्जी की शासन में जो पुल पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, ऑल द ब्रिजेस हैव बिकम हाईवे टू हेल। ऐसी दुर्गति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल निर्माण होता है और फिर इस प्रकार की जर्जर स्थिति हो जाती है। ये नेक्सस, और ये नेक्सस कोई आज का नहीं है, पुराना नेक्सस है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम संसद में एसआईआर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। इस बीच एनआईए ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में भड़की हिंसा मामले में जांच शुरू कर दी है। एनआईए की एक टीम ने बेलडांगा पुलिस थाना पहुंचकर जांच में पहले से शामिल अधिकारियों से बात की और उनसे दस्तावेज मांगे। यह हिंसा इस महीने की शुरुआत में एक प्रवासी मजदूर की मौत की खबर के बाद भड़की थी। 2 दिनों तक पूरे इलाके में अशांति की घटनाएं सामने आई थी। उग्र लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 और रेल यातायात बाधित किया था, जिससे केंद्र ने एनआईए से जांच कराने का फैसला किया। साथ ही एनआईए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को जांच से संबंधित सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड और विवरण बिना किसी देरी के संघीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया था। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेलडांगा कांड की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है और जांच एनआईए के हाथ में आने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक सनी राज को हटा दिया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो घटना की एनआईए जांच की अनुमति दी जा सकती है। शनिवार सुबह एनआईए ने बहरामपुर कोर्ट का दौरा किया और बेलडांगा थाने से केस डायरी अपने कब्जे में ले ली। इसके ठीक बाद मुर्शिदाबाद के एसपी को पद से हटाकर आईबी में भेज दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिला, इसलिए एनआईए आज से काम किया शुरू किया।
मेरा एप्लीकेशन का ऊपर और ऑनरेबल चीफ जस्टिस का उसका जो वर्डिक्ट था, ऑब्जर्वेशन था, उसका ऊपर एनआईए का काम शुरू हुआ। आई वेलकम इट। इसका जो 2 दिन बेलडांगा में हुआ, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये जानबूझ के देश विरोधी ताकत का एक भंडालिज्म था, एक गुंडागर्दी था। इसलिए इनका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा। सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर नया कीर्तिमान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई और सियासी समर्थन के बीच अब सबकी नजर उनके नेतृत्व और आगे की राह पर है। देखिए महाराष्ट्र की बड़ी सियासी घटना पर हमारी खास रिपोर्ट। एनसीपी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद शनिवार को दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने लोक भवन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को बधाई दी। पीएम ने एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा, सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और स्वर्गीय अजीत दादा पवार के विजन को पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री के बधाई संदेश पर सुनेत्रा पवार ने पीएम का आभार जताते हुए एक्स पर लिखा, आपका आशीर्वाद मुझे प्रेरणा देता है। जब मैं महाराष्ट्र की सेवा करने की नई जिम्मेदारी ले रही हूँ, आपके शब्दों ने लोगों की भलाई के लिए काम करने का मेरा भरोसा बढ़ा दिया है। इससे राज्य के लोगों की भलाई के लिए ईमानदारी और लगन से काम करने का मेरा इरादा और मजबूत हुआ है। आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने पर एनसीपी में जहां खुशी का माहौल है, वहीं अन्य दलों के नेताओं ने भी उन पर विश्वास जताया है। पहले जो है उप मुख्यमंत्री जो है एक महिला महाराष्ट्र राज्य को मिली है। हम तो चाहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री भी बननी चाहिए। सुनेत्रा पवार जी डिप्टी सीएम बन गई, पहली महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम महिला बन गई है, तो उनको हमारी शुभेच्छा है। दादा के याद में वो बहुत अच्छा काम करती रहेगी, ऐसा हमको विश्वास है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद घर पहुंचकर अपने पति और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। अब देखना होगा कि सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई उनकी राज्यसभा की सीट पर किसे मौका मिलता है। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुनेत्रा पवार को हार्दिक बधाई। स्वर्गीय अजीत पवार जी आजीवन किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के विकास को नई गति देंगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव और अरब देशों के प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल से भारत मंडपम में मुलाकात की। अरब लीग के प्रमुख भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अरब दुनिया के बीच गहरे और परस्पर संबंधों पर जोर दिया और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया और गाजा शांति योजना समेत चल रहे शांति प्रयासों का स्वागत किया। साथ ही इलाके में शांति और स्थिरता की कोशिशों में अरब लीग की अहम भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में भारत अरब साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में लोगों को अवगत कराया और आपसी फायदे के लिए सभी जरूरी क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। दिल्ली में आयोजित भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गाजा संघर्ष और इसका अंत वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने सूडान, यमन, लेबनान और लीबिया के संघर्षों पर भी सामूहिक ध्यान दिए जाने की अपील की।
क्योंकि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अस्थिरता आपस में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को साझा चुनौती बताते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति की वकालत की। उन्होंने भारत अरब संबंधों के मानवीय पक्ष पर जोर दिया, जहां बड़ा प्रवासी समुदाय परस्पर संबंधों को और मजबूत बनाता है। ये सहयोग ऊर्जा, पर्यावरण, संस्कृति और सुरक्षा पर केंद्रित है। भारत की नई क्षमताएं साझेदारी को और मजबूत करेंगी। बैठक में 22 अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। We meet at an important juncture where the global order is undergoing transformation for a variety of reasons. Politics, economics, technology and demography are all fully into play. Nowhere is this more apparent than in West Asia or the Middle East, where the landscape itself has undergone a dramatic change in the last year. This obviously impacts all of us and India as a proximate region. To a considerable degree, its implications are relevant for India's relationship with Arab nations as well. A common threat in both our regions to these objectives is that of terrorism in all its forms and manifestations. Cross-border terrorism is particularly unacceptable because it violates the basic principles of international relations and diplomacy. Societies targeted by terrorism have the right to defend themselves and will understandably exercise it. It is essential that we strengthen international cooperation to combat what is a global scourge. Zero tolerance for terrorism must be an uncompromising universal norm. नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और अरब लीग के सदस्य देशों ने भारत अरब सहयोग मंच के तहत 2026 से 28 के लिए एक व्यापक कार्यकारी कार्यक्रम यानी सहयोग के एक नए रोड मैप को मंजूरी दी, जिसके तहत कुल 17 प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद हुए नई दिल्ली संयुक्त घोषणा पत्र के साथ इसे जारी किया गया। संयुक्त घोषणा में भारत और अरब देशों ने 1967 की सीमाओं के अनुरूप एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फलस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन किया, जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में हो। भारत और अरब देशों ने फलस्तीनी जनता के अधिकारों के पूर्ण पालन का समर्थन किया। सहयोग के रोड मैप में राजनीतिक परामर्श, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, आवास, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और शिक्षा, मीडिया, स्वास्थ्य, युवा एवं खेल, संसदीय सहयोग के साथ साथ आतंकवाद निरोधी सहयोग को भी शामिल किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों पक्षों ने 2030 तक भारत अरब व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 2026 में 7वें भारत अरब पार्टनरशिप सम्मेलन के आयोजन पर सहमति बनी है। स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के एकीकरण और एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में भारत और अरब देशों ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने, क्षमता निर्माण करने और अनुभव और सूचना साझा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस कार्यकारी कार्यक्रम यानी सहयोग के रोड मैप के अनुसार ऊर्जा परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकी, खाद्य और जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, अंतरिक्ष सहयोग, सांस्कृतिक और जन स्तरीय संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए 2026 से 2028 के बीच कई मंचों, कार्य समूहों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारत की केमिकल इंडस्ट्री को यूरोप में निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि इससे ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल केमिकल और एग्रो केमिकल का निर्यात बढ़ेगा। तकनीक हस्तांतरण से कारोबार को काफी फायदा होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है उससे बहुत इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रो केमिकल्स में जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा। 60% के ऊपर केमिकल्स पे 6% टैरिफ अभी लग रहा है यूरोपियन यूनियन में, वो अगर हट जाएगा केमिकल्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे।
एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी केमिस्ट्री है, वो सब टेक्नोलॉजीज़ वहाँ से यहाँ ले आके हम बेहतर केमिकल्स अभी बना सकते हैं इंडिया में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को लेकर कहा कि इससे वस्त्र समेत कई अहम उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उद्योग जगत इस मौके का पूरा लाभ उठाएगा। Now, as soon as this agreement comes into effect later this year, from day one we will have zero duty on all textile products. Now, can you imagine what a big fillip this can give just to one sector alone? Similarly, leather goods, sportswear, toys, marine products, agricultural and processed foods. There's 99% of our exports to European Union are now going to be at zero duty. It's up to our industry to seize the moment, and I see tremendous potential going forward. केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवा रायपुर में प्रदेश के मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ केंद्रीय और राज्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर विचार किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, बीज खाद की उपलब्धता, क्रेडिट सुविधा और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी अहम योजनाओं की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को इन योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसानों की मेहनत और परिश्रम ने देश की कृषि की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज भारत कृषि में विकास दर 4.45% तक हासिल कर चुका है और चावल उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है और किसानों की सेवा उनके लिए भगवान की सेवा के समान है। हमारे भारत के किसानों ने अपनी मेहनत से और परिश्रम से भारत की कृषि की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज भारत की कृषि की विकास दर 4.45%। भारत के किसानों तुमने तो अन्न के भंडार भर दिए। छत्तीसगढ़ धान का ऐसा कटोरा कि चावल के उत्पादन में आज हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। पिछला पूरा सप्ताह सोना चांदी के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में गिरावट ने रफ्तार पकड़ी। क्या था पूरे हफ्ते का ट्रेंड और आखिरी 2 दिन क्यों पड़े भारी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले पूरे सप्ताह की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ही शुरुआत में सीमित दायरे में कारोबार करते दिखे। हफ्ते के पहले हिस्से में बाजार फेड की ब्याज दर नीति और डॉलर की चाल को लेकर इंतजार की स्थिति में रहा, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। हफ्ते के आखिरी 2 कारोबारी दिनों में सोना और चांदी दोनों में गिरावट ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली। ग्लोबल मार्केट में इन 2 दिनों में सोना करीब 9 से 12% तक टूट गया, जबकि चांदी में गिरावट और ज्यादा रही। करीब 18 से 20% तक की कमजोरी दर्ज हुई। इस तेज गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही अमेरिकी डॉलर की मजबूती। डॉलर इंडेक्स में उछाल आया, जिससे कमोडिटी मार्केट पर दबाव बढ़ा। दूसरा अहम फैक्टर ब्याज दरों को लेकर बदली उम्मीदें। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े मजबूत रहे, जिससे फेड की ओर से जल्द रेट कट की उम्मीद कमजोर पड़ी। इसके साथ ही यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सोना और चांदी जैसे बिना ब्याज वाले एसेट्स की चमक फीकी पड़ी और निवेशकों ने बिकावली तेज कर दी। भारत में भी पूरे हफ्ते शुरुआत में कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, लेकिन आखिरी 2 कारोबारी दिनों में ग्लोबल गिरावट का असर पूरी तरह दिखा। गोल्ड का रेट कभी भी हमेशा लॉन्ग टर्म बढ़ा ही है। आज तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गोल्ड का रेट कम हो इन द लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड का रेट बढ़ने ही वाला है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में अभी भी मेरा मानना है कि मंदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर काफी तेज रहने वाले हैं। तो जहां भी ये मंदा आया है और नीचे आया है बाजार, वहां पर मेरी राय है कि लोगों को जो इनको परचेज करनी है, बच्चे शादी लायक हो रहे हैं जिस घर में, उनको परचेज कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका ने चांदी को और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है, यानी एसेंशियल कमोडिटी कर दी है।
और चाइना ने इसको जो है शंघाई एक्सचेंज ने चाइना गवर्नमेंट जो है उसने चांदी पे बैन लगाया एक्सपोर्ट पे, यानी चांदी चाइना से बाहर जाएगी जिनके पास लाइसेंस होगा। तो कुल मिला के दुनिया में एक पेपर ट्रेड होता है जो कल ही सौदा लिया जाता है एक्सचेंज में, वहाँ पे जैसे शंघाई एक्सचेंज है, स्पॉट एक्सचेंज होते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज। इस समय लड़ाई चल रही है असली चांदी किसके हाथ में है। MCX पर सोना 2 दिनों में करीब 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसला, जबकि चांदी में एक झटके में 20 से 21,000 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई। यह एक वजह रही रुपए की स्थिरता। रुपया कमजोर नहीं हुआ, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गिरावट का पूरा असर घरेलू कीमतों में आया। दूसरी वजह घरेलू मांग की सुस्ती और तीसरा कारण रहा तेज प्रॉफिट बुकिंग। कुल मिलाकर पूरे हफ्ते की सुस्ती के बाद आखिरी 2 दिनों में डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों की सख्ती और प्रॉफिट बुकिंग ने सोना चांदी की गिरावट को तेज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित झारी ढंढ पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही झारी ढंढ गुजरात का 5वां और कच्छ का पहला रामसर स्थल बन गया है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि रामसर साइट का दर्जा मिलने से वेटलैंड का दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित होगा और जैव विविधता, इको टूरिज्म और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश के कुल वेटलैंड क्षेत्र में गुजरात की हिस्सेदारी 21% है, जो देश में सर्वाधिक है। झारी ढंढ में 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और ये प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। ये न सिर्फ पूरे गुजरात के लिए लेकिन पूरे देश के लिए खुशी का समाचार है कि हमारे गुजरात राज्य का कच्छ का जो झारी ढंढ पक्षी अभयारण्य है उसको रामसर का दर्जा मिल गया है। ये इको टूरिज्म साइट के लिए भी एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन भी बनेगा। गुजरात के लिए ये गौरव की बात है कि देश के जो जितने भी वेटलैंड है उनमें से 21% वेटलैंड हमारे गुजरात में है और ये हमारा 5वां रामसर साइट है। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत आयोजित भारत पर्व 2026 का शनिवार को भव्य समापन हुआ। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित इस महोत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा और विविधता की भव्य झलक देखने को मिली। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित भारत पर्व 2026 ने एक बार फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोक नृत्यों, लोक संगीत और पारंपरिक व्यंजनों ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को आकर्षित किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि भारत पर्व देश की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को एक साझा मंच पर लाने का एक सशक्त प्रयास है। ये आम जनता को देश की परंपराओं, विरासत और मूल्यों से जोड़ने का भी प्रभावी माध्यम है। भारत पर्व is more than a festival. It is an experience, one that brings alive the timeless spirit of Mother Bharat. This is the true strength of our nation. Unity in diversity, not a slogan, but as lived reality. That is the greatness of our nation. इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि भारत पर्व ने देश की विविध सांस्कृतिक पहचान को एक सूत्र में पिरोकर भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान की है। भारत पर्व has over the past few days emerged as a powerful expression of India's unity in diversity. It exemplifies the enduring spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat, and reaffirms the emotional and cultural bonds that unite our nation. कुल मिलाकर भारत पर्व 2026 ने देश की सांस्कृतिक विरासत, विविधता और एकता का भव्य प्रदर्शन करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह को एक यादगार समापन दिया। भारत पर्व न सिर्फ देश की सांस्कृतिक विरासत को आदान प्रदान करने का बड़ा मंच है, बल्कि अतुल्य भारत की ये एक बड़ी मिसाल भी है। कैमरामैन योगेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में
एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत और रंगारंग झलक देखने को मिली। देश के कोने कोने से आई झांकियों ने अपनी समृद्ध परंपरा, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को भव्य मंच पर प्रस्तुत किया। इसी क्रम में बिहार की झांकी ने अपने विशिष्ट पहचान के साथ दर्शकों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। झांकी के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत, ग्रामीण जीवन शैली और पारंपरिक उत्पादों को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। बिहार सूचना केंद्र की सहायक निदेशक वेदवृत्ति ने बताया कि झांकी में राज्य की पहचान बन चुके मखाना उत्पादन, पारंपरिक खेती पद्धति और वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती पहचान को विशेष रूप से उकेरा गया है। झांकी में कला और संस्कृति का संतुलित समन्वय देखने को मिला। 77वें गणतंत्र दिवस में भारत पर्व में आपको बिहार की झांकी नजर आएगी, जिसमें कृषि उद्यमिता, महिला सहभागिता एवं टूरिज्म को प्रमोट किया गया है। मखाना जो पानी से जब निकाला जाता है तो वो काले बीज होते हैं, जिसको भूनकर उसे फोड़कर सफ़ेद लावा या मोती के रूप का मखाना हमें प्राप्त होता है और इस मखाने की झांकी में वही दिखाया गया है। और ये सुपर फूड लोकल कौशल को दर्शाता है व ग्लोबल चेहरा भी बन चुका है। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स की झांकियाँ हैं, जितने भी राज्य, जितने भी प्रदेश हैं, उन सारी झांकियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक आप देख सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी BES एक्सपो 2026 का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रसारक और नवोन्मेष एक मंच पर जुटे। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दूरदर्शन के स्टॉल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं और तकनीकी प्रदर्शन का जायजा लिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि हमारा ध्यान अब सीमावर्ती गांवों तक समाचार और राजनीतिक घटनाओं की पहुंच पर है। The technology takes the content to reach the all over the world, as well as the broadcasting sector. I mentioned the newspapers, satellite TVs, digital media, OTT platforms, and our government took an initiative to reach out of the border villages also. The border, our Honorable Prime Minister always think the border villages is not a last village. The border villages is the first village of the country. So we want to be focused. So there also they want to be whatever the news or political events or our Indian cultural events has to reach to the first border villages. So इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने दूरदर्शन के स्टॉल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने दूरदर्शन द्वारा अपनाई जा रही नई तकनीकों और डिजिटल बदलावों को जाना। CEO गौरव द्विवेदी ने स्टॉल पर मौजूद टीम के साथ भविष्य की प्रसारण योजनाओं और दर्शकों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। संसद में कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच ईरोड से लघु उद्योग प्रतिनिधि सुब्रमण्यम ने सरकार को बजट को लेकर कुछ अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को किन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता निर्यात को बढ़ाने की है। इसके लिए हमें दो प्रमुख चुनौतियों, कच्चे माल की कीमतों और उसकी उपलब्धता से निपटना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए एक समान प्रतिस्पर्धी माहौल जरूरी है, विशेषकर कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों के लिए, जो तांबा और जस्ता जैसे कच्चे माल पर निर्भर हैं। कच्चे माल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से उद्योगों के लिए व्यवहारिक रूप से काम करना कठिन हो जाता है। साथ ही ऊर्जा लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी भी एक बड़ी चिंता है, जिस पर सरकार के नियंत्रण की उम्मीद है। वित्त मंत्री द्वारा पिछले बजट में 10 करोड़ तक के कोलैटरल फ्री लोन की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सुविधा वास्तव में उद्योगों तक पहुंचेगी, ताकि वे विकास कर सकें और वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। आम बजट को लेकर तूतीकोरिन के कारोबारियों में नई उम्मीद है। सेंचुरी ओल्ड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपेक्षा है कि इस बजट में सरकार तूतीकोरिन को इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब और डेडिकेटेड कार्गो बनाने का प्रयास करेगी। इससे तमिलनाडु के कारोबारियों और निर्यातकों को व्यापार में मदद मिल सकती है। In this budget, we expect for Thoothukudi
the international transshipment hub, the VOC port is being upgraded into an international transshipment hub. And coinciding with this, we would like the Tuticorin airport, which has now been expanded, to become a dedicated cargo hub. This will be of a great importance in this entire southern Tamil Nadu area. It will cater to all the needs of the exporters and importers. So this being a dedicated cargo hub will definitely support the trade and the industry in southern Tamil Nadu. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को कर्नाटक में बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी ने मैसूरू में एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एजेंसी ने यहां पर एक गुप्त ड्रग निर्माण प्रयोगशाला का पर्दाफाश कर 25.6 लाख रुपए, एक एसयूवी, 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स और 500 किलोग्राम से अधिक वजन के रसायन को भी जब्त किया है। मास्टरमाइंड समेत पकड़े गए सभी तस्कर राजस्थान के जालौर के रहने वाले हैं, जबकि इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान और लैब उपकरणों और रसायनों की आपूर्ति श्रृंखला पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने 19 जनवरी से शुरू किए गए कई दिन की कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीली पदार्थों की बिक्री करने वाले 7 राज्यों के 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के बीदर जिले में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। हुमनाबाद तालुका के मोलकेरा गांव में स्कूल जा रहे 6 बच्चे संदिग्ध धमाके की चपेट में आ गए। घटना मोलगी मारैया मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। हादसे में स्कूल जा रहे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और धमाके के कारणों की जांच में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास जी रखेंगे। साथ ही लुधियाना के हलवाड़ा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को संत रविदास जयंती के अवसर पर जालंधर में डेरा सचखंड बल्लन में संत निरंजन दास जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो संत निरंजन दास जी से आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और डेरे की संगत को भी संबोधित करेंगे। संत निरंजन दास जी को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 की रविदास जयंती काशी में संत निरंजन दास की गरिमामय उपस्थिति में मनाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, गुरु रविदास जी एक महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समानता, सामाजिक न्याय और प्रेम का संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरलता और नैतिक अनुशासन के मार्ग पर चलकर गुरु रविदास जी ने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मानव मूल्यों को अपनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बेलडांगा में दिए गए कथित नफरती भाषण को लेकर हुमायूं कबीर ने इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डाल दी है। शनिवार को मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में अपनी नई पार्टी के बैनर तले आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान उन्होंने बहरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान को हर हाल में जिताने के निर्देश दिए थे। उनका दावा है कि इन्हीं निर्देशों के तहत उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। उन्होंने मंच से यह भी स्वीकार किया कि उनका बयान सांप्रदायिक था और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सफाई की बात कही और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है और हुमायूं कबीर के खुलासे के बाद इस सच्चाई को उजागर कर दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आगाज हो चुका है।
और इसी के साथ दुनिया भर की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की अनूठी झलक पाने के लिए लोगों का आना भी मेले में शुरू हो गया है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश वर्मा की खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के ऐतिहासिक सूरजकुंड में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की थीम वाले मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। सूरजकुंड मेले के आगाज के लिए अपने पहले फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति को हरियाणा की शान मानी जाने वाली पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ आकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। With more than 32 countries participating this year, this fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. इस बार सूरजकुंड मेले में 50 से अधिक देशों की हस्तशिल्प कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। देश विदेश से आए कलाकार अपनी कला के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इस मेले में थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। इससे दोनों राज्यों के पवेलियन में यहाँ की लोक कला, शिल्प और संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। मैं पहली बार सूरजकुंड मेले में आई हूँ। मैं यहाँ अर्मीनिया की सेरेमिक हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी और पपेट साथ लाई हूँ। बेसिकली सारा मिट्टी का ही है, बस हमने जो ट्रेडिशनल टेराकोटा है उसको थोड़ा सा कंटेम्पराइज किया है अपने स्टाइल में। मुख्य चौपाल के आसपास के क्षेत्र में इस वर्ष के सहयोगी देश मिस्र की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की झलक भी देखने को मिल रही है, जो दर्शकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है। यहाँ आकर मजा आ रहा है। डेकोरेशन और साज सज्जा वाकई कमाल की है। All the decoration, the design, the place is wonderful. मेला भारत की दुनिया भर के देशों और संस्कृतियों से संबंध की झलक भी पेश कर रहा है। इथोपिया से आए कलाकारों का कहना है कि हम भारत आकर बहुत उत्साहित हैं। जब हम इंडिया आया, बिल्कुल हमारे घर का, हमारे देश के जैसा है। बहुत लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमको बहुत मन था कि हम फिर से आए, तो हम खुश है। ये दिन आ गया, हम यहाँ पे है तो बहुत खुश है हम। यहाँ पर इंसानियत बहुत है, लोग मतलब मदद करते, बाहर लोग पूछते पानी चाहिए, कुछ चाहिए। और हरियाणा में सच में ऐसा लगता है किसी हर जगह पे, होटल में भी, यहाँ पर भी हर लोग जो मिलते परिवार है या हमारा घर है, ऐसा महसूस होता है। तो या वो घर वैसा फीलिंग वो बहुत अच्छा लगता है। इस बार मेले में 1300 स्टॉल लगाए गए हैं। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। वहीं काउंटर के साथ साथ ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध है। DMRC द्वारा ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू की गई है। भुगतान के लिए कैश, UPI और ऑनलाइन सभी विकल्प मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे जितने सारे कल्चर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, अदर कंट्री के लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, यहाँ पर एक ही जगह पर काफी सारे स्टेट्स के और कंट्री के हमें आर्ट मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सो वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी दिस मेला। भारत की प्राचीनता और आधुनिकता का संगम सूरजकुंड मेला 38 वर्षों से दुनिया भर की कलाकारों और संस्कृति के संपर्क का माध्यम बना हुआ है। यहाँ आप 15 फरवरी तक दुनिया भर की कला और शिल्प का गवाह बन सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। संस्कृति और विरासत से जुड़े इस मेले में इस बार क्या कुछ खास है, हरियाणा सरकार के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जी हैं, हम उनसे आज के इस सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। 39वां शिल्प मेला आप देखेंगे, आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के नाम से इसका दिया गया है। लोकल टू ग्लोबल, इसमें लगभग 50 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेला साथी ऐप जो आज लॉन्च किया है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा देखिए। जो ऐप जो लॉन्च किया है, इसमें आप पूरी जानकारी इस ऐप के जरिए से आप ले सकेंगे।
कहाँ कहाँ कौन सा स्टॉल लगा हुआ है, किस किस हमारे स्टेट ने लगाया है, किस किस देश का कहाँ का स्टॉल है, फिर दुकानदारी हो इसके लिए कोड लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बात करने के लिए। आप यहाँ आइए और आकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय मंच को किस तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय शिल्पियों को एक मंच पर लाकर यहाँ सूरज कुंड में खड़ा कर दिया है, ये आकर आप यहाँ आकर जरूर देखिए। कैमरा पर्सन कालरा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, सूरज कुंड, फरीदाबाद। दिल्ली के करोलबाग स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हिस्सा लिया। स्कूल की छात्राओं ने नृत्य और संगीत सहित कई आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। उन्होंने छात्राओं को आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। भारत देश का इतना देश में हम आगे बढ़ रहे, आत्मनिर्भर लेके हमारा चंद्रयान मिशन, हमारा विमेन एम्पावरमेंट, इतना ही आप लोग इधर डांस में लेके आया। क्या हमारा प्रधानमंत्री जी ने क्या सपना हमारा 2047 में हम विकसित भारत बनने के लिए जा रहे हैं। अभी हम अमृतकाल में ही। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। बलूच लड़ाकों ने एक साथ कई शहरों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं और इससे पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। प्रांतीय राजधानी क्वेटा समेत कम से कम 12 प्रमुख शहरों में गोलीबारी, धमाके और कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की सूचना है। हालात को काबू में करने के लिए सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों को अपने ऑपरेशन हीरोफ के दूसरे चरण का हिस्सा बताया है। जानकारी के मुताबिक बलूच लड़ाके क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, नुश्की, कलात, डलबंदिन, परसनी और अन्य इलाकों में एक साथ सक्रिय हो गए हैं। क्वेटा शहर में स्थिति बेहद संवेदनशील बताई जा रही है और सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। क्वेटा, नुश्की, मस्तंग, कलात, दलबंदिन, खारान, ग्वादर और अन्य जिलों में सशस्त्र बलों के साथ झड़प, धमाके और हमले की खबरें सामने आ रही हैं। बीएलए ने अपने हमलों को मातृभूमि की रक्षा के तहत शुरू किया गया अभियान कहा है। क्वेटा में सशस्त्र हमलावरों ने एक पुलिस वाहन को निशाना बनाया जिसमें 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए। वहीं नुश्की में जेल और फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास भी भारी गोलीबारी की खबर है। बीएलए ने कहा कि उसने इन हमलों में सैन्य और प्रशासनिक ढांचों को निशाना बनाया है और कई क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने बताया कि समूह ने समन्वित हमलों के तहत सैन्य शिविरों और आईएसआई के ठिकानों पर फिदायीन हमले किए हैं, जिससे सैन्य रसद को भी बाधित किया गया है। संगठन ने दावा किया है कि अब तक दर्जनों सैनिकों को खत्म कर दिया गया है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में सुरक्षा माहौल तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीएलए ने बलूच नागरिकों से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। और अब बात क्रिकेट की। भारत ने 5वें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 46 रन से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है। शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ईशान किशन के शतकी और सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। ईशान किशन ने सिर्फ 43 गेंद में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर और 4 गेंदों में 225 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से फिन एलन ने 80 रन की पारी खेली। और भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। इस बार टीम इंडिया और पाकिस्तान की यह भिड़ंत अंडर 19 विश्व कप में होगी और युवा खिलाड़ी एक दूसरे के सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला 1 फरवरी रविवार को खेला जाएगा। मुकाबला बुलाएओ के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब पर खेला जाएगा। भारतीय टीम आयुष भांत्रे की कप्तानी में अभी तक इस आईसीसी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ ये मुकाबला हारती है तो उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी। वहीं टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की टीम अंडर 19 विश्व कप से बाहर हो जाएगी।
आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 1 फरवरी को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। बुलवायू के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में सुपर 6 का मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम का अभी तक अंडर 19 विश्व कप में अजय अभियान देखने को मिला है, जिसमें भारत ने 4 मैच खेले हैं और सभी को जीतने में कामयाब रहा। वहीं पाकिस्तान टीम ने भी 4 मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 3 मुकाबले जीतने में कामयाब रही। एक मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 फॉर्मेट में अब तक कुल 29 बार भिड़ंत हुई, जो अलग अलग टूर्नामेंट में देखने को मिली है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेकर बात की जाए तो भारतीय टीम का दबदबा रहा है। टीम इंडिया ने अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ 29 में से 16 मुकाबलों को अपने नाम किया है, तो वहीं पाकिस्तान अंडर 19 टीम सिर्फ 12 मैचों को जीतने में कामयाब हो सकी है। वहीं एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ था। दोनों टीमों के बीच पिछले 10 मुकाबलों के नतीजों को देखा जाए तो उसमें भारतीय टीम ने जहां 6 बार जीत हासिल की है, तो वहीं पाकिस्तानी टीम सिर्फ 4 मैचों को जीतने में कामयाब हो सकी है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 1 जीत हासिल करनी है। इस लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला ये मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इस मैच में एक बार फिर से सभी की नजरें टीम इंडिया के ओपनिंग स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अलावा कप्तान आयुष महात्रे के प्रदर्शन पर भी रहेंगी। टीम इंडिया के लिए अभी तक इस विश्व कप में सूर्यवंशी के बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिली हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। टीम इंडिया अंक तालिका में पहले नंबर पर है। अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ ये मुकाबला हारती है तो उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वहीं टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की टीम अंडर 19 विश्व कप से बाहर हो जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच ये इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। कजाकिस्तान के विश्व नंबर 1 एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। 3 सेट तक चले रोमांचक फाइनल मुकाबले में रायबाकिना ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आरेना साबालेंका को हराने में सफलता पाई। रायबाकिना का ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, तो वहीं साबालेंका की ये लगातार दूसरी ऑस्ट्रेलियन ओपन की हार है। शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना साबालेंका और 5वीं वरीयता प्राप्त एलिनोर रायबाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के खिताबी मुकाबले के लिए जब कोर्ट पर उतरे तो उनकी नजर इतिहास रचने पर थी। साबालेंका का इरादा जहां तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम करने का था, तो वहीं रायबाकिना की नजर पहली खिताबी जीत पर लगी हुई थी। अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली रायबाकिना ने पहले ही गेम में साबालेंका को चौंका दिया और उनकी सर्विस ब्रेक करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद उन्होंने साबालेंका को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और पहले सेट को 6-4 से जीत लिया। एक सेट गवा चुकी साबालेंका ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी दिखाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच इस सेट में जोरदार टक्कर देखने को मिली। हालांकि 10वें गेम में रायबाकिना की सर्विस ब्रेक हुई और सेट को 6-4 से अपने नाम करके साबालेंका ने मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक सेट के दूसरे गेम में ही साबालेंका ने जोरदार बैकहैंड के साथ रायबाकिना की सर्विस ब्रेक करके बढ़त ले ली। रायबाकिना एक समय तीसरे सेट में 3-0 से पीछे चल रही थीं। हालांकि उन्होंने जोरदार वापसी की। चौथे गेम और 7वें गेम में रायबाकिना ने साबालेंका की सर्विस ब्रेक करके बढ़त ले ली। इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखा और मुकाबले को 3 सेट में 6-4, 4-6, 6-4 से अपने नाम करके खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ रायबाकिना ने 2023 के फाइनल में साबालेंका से मिली हार का बदला भी ले लिया है। वहीं पिछले 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल में साबालेंका को तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा है। ये पहला मौका है जब रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। वहीं ये उनके करियर का दूसरा एकल ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। इससे पहले वो 2022 में विंबलडन का खिताब जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो टेनिस में विश्व की नंबर 5 की खिलाड़ी रायबाकिना ने शिकस्त दी है नंबर 1 खिलाड़ी साबालेंका को और कब्जा किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन पर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।